गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम 1857 के विद्रोह के अंतिम चरण के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि हम लोग उनके स्वरूप पर भी चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने नाम सुना है वीर दामोदर सावरकर। साथियों, वीर दामोदर सावरकर की यदि बात करें तो उन्होंने 1909 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जो इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान, लॉ की पढ़ाई के दौरान लिखी थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में उन्होंने इस इस विद्रोह हेतु भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ही संज्ञा दी थी। साथियों, वीर दामोदर सावरकर द्वारा 1902 में मित्र मेला तथा 1904 में इसका ही अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संस्था के रूप में परिवर्तित करने का उल्लेख मिलता है। 1906 में इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन होता है। एसएस मौर्या जहाज द्वारा इंग्लैंड से भारत लाए गए थे, वो ये भी हम जानते हैं। और 50 वर्ष की सजा के रूप में 1911 में उन्हें काला पानी अर्थात पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंदी बनाने का भी हमें उल्लेख मिलता है। और इस दौरान उन्होंने, बंदी जीवन के दौरान, ऐसा मानते हैं कि उन्होंने 10 बार दया याचिकाएं सरकार को प्रस्तुत की थी। और 21 मई 1921 में फिर उनकी रिहाई हो जाती है। और हालांकि साथियों, ये उनके चरित्र पर एक इस तरह का विवादास्पद दाग भी माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि 60 रुपये मासिक पेंशन भी अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लेने की घोषणा की थी, या ऐसा सरकार के साथ समझौता भी किया। 1937 से 43 के मध्य वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इटली के महान नायक मेजिनी से वो बहुत प्रभावित थे, और मेजिनी की जीवनी का लेखन भी उन्होंने किया साथियों। और उनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदू पद पादशाही, द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इंडिया टू इंग्लैंड एंड इंग्लैंड टू जेल, माई लाइफ सेंटेंसेज, कमला, काला पानी, हुतात्मा, जिसका अर्थ है एक शहीद की आत्मा, हिंदुत्व, हुईज हिंदू। इस पुस्तक में प्रथम बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। 1937 में अहमदाबाद के हिंदू महासभा के अधिवेशन में मुस्लिम लीग से भी पूर्व द्विराष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। साथियों, विद्रोह हेतु सरकार द्वारा लिखित पुस्तक 1857, सुरेंद्र नाथ सेन 1957, पुस्तक में निष्कर्ष थे आंदोलन की शुरुआत यद्यपि सैनिक विद्रोह द्वारा, लेकिन किसानों एवं मजदूरों का अधिकाधिक सहयोग मिलने के कारण अंततः स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उसकी समाप्ति। तो साथियों, ऐसा मानते हैं कि इस विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह का जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था 1957 में, और देश आज़ाद हो चुका था, तो जब नवीन पंडित नेहरू की जो के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जब उसका शताब्दी वर्ष मनाने की घोषणा हुई, तो जो पहले सरकारी इतिहासकार जिसे घोषित किया गया वो तो आरसी मजूमदार थे, रमेश चंद्र मजूमदार।
और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन साथियों, उनको जो इसमें इस विद्रोह हेतु जो सार रूप में था वो था कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही क्रांति, बल्कि ये मात्र एक सैन्य विद्रोह था। और इस तरह की टिप्पणी के कारण सरकार ने बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि तुरंत फुरत में, फिर इनके जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के ही इन्हीं के डिपार्टमेंट के जो अन्य हिस्टोरियन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन, जिसे SN सेन भी बोलते हैं, उन्हें सरकारी इतिहासकार घोषित कर और फिर एक पुस्तक रचित की 1857, जो भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसका पब्लिकेशन हुआ। और इस पुस्तक में इस हेतु जो निष्कर्ष दिया गया वो ये था कि इस आंदोलन की शुरुआत यद्यपि सैन्य विद्रोह से हुई, ये बात सही है, लेकिन किसानों, मजदूरों आदि का अधिक जब जन सहयोग मिलने के कारण अंततः ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी ये अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का पहला बड़ा जन विद्रोह था, जन संग्राम था। और इस रूप में ये भी माना जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो साथियों, यद्यपि इस विद्रोह में पढ़े लिखे भारतीयों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन कालांतर में जो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस जन विद्रोह या उस जन संग्राम का फिर बाद में नेतृत्व करता जनक हमारा पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय बना था। साथियों, अशोक मेहता द्वारा द ग्रेट रिबेलियन नाम से एक पुस्तक लिखने का उल्लेख मिलता है हमें इसी आंदोलन को समर्पित। और फिर शशि भूषण चौधरी, SB चौधरी द्वारा द सिविल रिबेलियन इन इंडिया नाम से एक पुस्तक का उल्लेख भी हमें मिलता है। साथियों, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा माझा प्रवास नाम से पुस्तक लेखन का उल्लेख मिलता है। पंडित नेहरू द्वारा इस आंदोलन को भारतीय जनता के प्रथम संगठित संग्राम की संज्ञा देने का उल्लेख मिलता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये भारतीय जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जन विद्रोह या संगठित संग्राम था। साथियों, तात्कालिक परिणाम के स्तर पर यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तथ्यतः शुरुआत न केवल इसी समय से हुई, बल्कि भविष्य के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम हेतु आदर्श व प्रेरणा स्रोत के रूप में भी हम इसे स्वीकार करते हैं। साथियों, यानी ये आदर्श रहेगा बाद के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। क्रांति के समय सर्वाधिक जो सिपाही थे वो अवध क्षेत्र के थे। तो 1 नवंबर, लेकिन बाद में ये विद्रोह एक जन विद्रोह की ओर विस्तारित होने का हमें उल्लेख मिलता है। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटिश महारानी थी, तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र हेतु लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद दरबार का आयोजन का हमें उल्लेख मिलता है। तो यानी अब कहाँ हो गई ये, यानी अब महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, और ये 1858 का दरबार था। साथियों, विद्रोह या क्रांति के तत्पश्चात। और इस घोषणा के अनुसार भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति तथा तो भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। साथियों, विद्रोह के पश्चात युद्ध मंत्री जो थे, जिन्हें रक्षा मंत्री भी हम बोलते हैं, इंग्लैंड के जोनाथन पील की अध्यक्षता में भारत की
या भारत में एक सैन्य सुधार हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। पील कमीशन भी बोलते हैं उसको। 1858 में था। भारतीय सैनिकों के सापेक्ष ब्रिटिश जो भारतीय सैनिकों के सापेक्ष ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। जाति एवं धर्म के आधार पर सैन्य बटालियनों का गठन करने की शुरुआत होगी और ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण था और जिसकी शुरुआत भारत में, आधुनिक भारत में यहीं से स्पष्ट रूप से मानी जाती है। भारतीय सैनिकों की संख्या 2.38 लाख से घटाकर 1.40 लाख और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 40,000 से 65,000 बढ़ाने का हमें उल्लेख मिलता है और ये सिफारिश इसी महारानी विक्टोरिया की घोषणा में की गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश में भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 तथा बॉम्बे में मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे 1:3 करने की सिफारिश भी की गई। महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा हड़प नीति की समाप्ति, राजा महाराजाओं के विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करने, भारतीय समाज एवं धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने तथा अंग्रेजों द्वारा भविष्य में साम्राज्यवाद की नीति को त्यागने की घोषणा भी की गई। साथियों, अवध के जमींदारों के मूल अधिकारों को पुनः वापसी की घोषणा भी की गई। राजा महाराजाओं के साथ जो पारस्परिक संधियां की गई थी उनको सुरक्षित रखने और भविष्य में उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी घोषणा की गई। यानी अब भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण की शुरुआत होती है। अब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद की भी संज्ञा दी जाने लगी और लॉर्ड कैनिंग इस रूप में भारत के प्रथम वायसराय घोषित हुए। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेने का उल्लेख हमें मिलता है और ये यूं मान सकते हैं साथियों कि अंतिम ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जो इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी भेदभाव के भाग लिया गया और उसके पश्चात हमें लगभग ये उदाहरण नहीं मिलेगा। इस क्रम में अवध के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश फजले हक खेराबादी में बरेली के इलाही बख्श द्वारा फतवा जारी करने का भी हमें उल्लेख मिलता है। साथियों, तो आज हम इतना ही रखेंगे। साथियों, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों।